हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेनेवेट हार्टरनबर्ग पैरामीटर या फिर डीएच पैरामीटर के बारे में। राइट। डीएच पैरामीटर्स। तो डीएच पैरामीटर के अंदर हम लोग को टोटल चार पैरामीटर्स दिए होते हैं जो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो चार पैरामीटर होते कैसे हैं आओ चलो देख लेते हैं एक एक करके। पहला पैरामीटर होता है अपना लिंक पैरामीटर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ए आई माइनस वन से। यह हमें बताता है लिंक लेंथ। दूसरा अपना होता है अल्फा आई माइनस वन से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लिंक ट्विस्ट। तीसरा अपना पैरामीटर होता है डी आई, या फिर उसे हम लोग कह देते हैं लिंक ऑफसेट। डी आई इसे हम लोग कह देते हैं लिंक का ऑफसेट। चौथा अपना होता है थीटा आई। थीटा आई को हम लोग कहते हैं जॉइंट एंगल। अब ये सब चीजें लिख तो ली, इन सब चीजों का मतलब क्या है? तो हम लोग एक सिंपल डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सा भी जॉइंट है। अभी ये मत सोचना कि प्रिज्मेटिक है कि रेवोल्यूट है। हमने कोई सा भी एक जॉइंट मान लिया। यहाँ पे कोई दूसरा जॉइंट मान लेते हैं। एक अनस्टैंडर्ड कन्वेंशन है ताकि तो कोई कंफ्यूज ना हो कि किस टाइप का जॉइंट हो रखा है। इसमें जो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सेसेस। ये अपनी पहली हो जाती है जॉइंट एक्सेस होगी। किसी जॉइंट के अबाउट कुछ तो कर रहा होगा, या तो घूम रहा होगा या फिर मूव कर रहा होगा एक्सेस के अबाउट। ये अपनी हो जाती है दूसरी एक्सेस उस जॉइंट की। जॉइंट को हम लोग डिनोट कर देते हैं, मान लो ये वाली अपनी हो गई आयत। ये अपनी होगी आई माइनस वन, जॉइंट की एक्सेस। ठीक है। और ये जुड़े हुए हैं एक लिंक से। ये लिंक कैसी भी हो सकती है, सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, हमें नहीं पता। ये किसी भी लिंक से जुड़ी हुई है। तो जो अपनी लिंक लेंथ होती है, लिंक लेंथ अपना होता है परपेंडिकुलर। एक कोई परपेंडिकुलर उठा लेते हैं इस एक्सिस से, आई माइनस वन एक्सिस से। अभी तो आई माइनस वन एक्सिस से एक परपेंडिकुलर हमने निकाला, और हमने एक ऐसा परपेंडिकुलर निकाला जो आईएथ एक्सिस के ऊपर भी जाके एक परपेंडिकुलर ही बनाए। ठीक है। इस चीज को हम लोग बोल देते हैं ए आई माइनस वन। ए है अल्फा और ए में कंफ्यूज मत होना। यानी कि ये चीज अपनी हो जाती है लिंक लेंथ। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि लिंक ट्विस्ट किस बला का नाम है। मान लो हमारे पास ये जो आईएथ एक्सेस हो रखी है, राइट। इस आईएथ एक्सेस को उठा के मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे मान लूं, कह रहे भाई साहब ये आईएथ एक्सेस यहाँ पे हो रखी है। मान सकते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के अबाउट। कर सकते हैं। इस एक्सेस को उठा के ऐसा लाते हैं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। बिल्कुल कर सकते हैं जी। लेके आगे अब ये जो हम लोग ने एक्सेस लेके आए, ये अजम्पशन है। ठीक है। ये एक्सेस जो पुरानी आई माइनस वन एक्सिस, इसको कितना रोटेट होना पड़ेगा इस आई एक्सिस के बराबर होने के लिए, इसे हम लोग बोल देते हैं अल्फा आई माइनस वन। और लिंक ट्विस्ट, अच्छा उसे कितना ट्विस्ट होना पड़ेगा उस एंगल के बराबर आने, नई वाली एक्सिस के बराबर आने के लिए। तीसरी अपनी हो जाती है लिंक ऑफसेट। लिंक ऑफसेट का क्या मतलब होता है? जो अपना लिंक ऑफसेट होता है, ये लिंक ऑफसेट होता है अपना जो ये लिंक है अपनी, कोई ये एल वन लिंक थी अपनी जो हम लोग ने मान रखी है, कनेक्ट करके रखी हुई है। इस लिंक और इस कॉमन एक्सेस जो हमने परपेंडिकुलर निकाला, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, इसे हम लोग कह देते हैं लिंक ऑफसेट, जिसे हम डी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब अपना बचता है जॉइंट एंगल। जॉइंट एंगल क्या होता है? और जो अपना जॉइंट एंगल होता है, वो एंगल होता है अपना, वो जॉइंट कहाँ से रोटेट कर रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे थीटा आई। अब एक बेसिक थंब ऑफ रूल होता है, यूजुअली डीएच पैरामीटर जब हम लोग निकाल रहे होंगे, जो हमारा डी आई एग्जिस्ट करेगा, वो केवल एग्जिस्ट करेगा प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक जॉइंट्स के लिए। ठीक है। और जो हम लोग का थीटा आई होता है, वो हम लोग का यूजुअली होता है रेवोल्यूट जॉइंट्स के लिए। ठीक है। ये तो बात समझ में आई अच्छे से। ठीक है। अब मान लो हमसे कोई इंग्लिश में पूछ ले, पेपर में कुछ लिख के तो आएंगे कि भाई साहब ए आई माइनस वन, अल्फा आई माइनस वन, अल्फा आई थीटा आई क्या है, अगर हम लोग से डेफिनेशन वाइज पूछ ली जाती है सब चीजें, तो हम लोग इन्हें डिफाइन कर देंगे अंग्रेजी में कि हम लोग का जो ए आई माइनस वन होता है, ये होता है अपना डिस्टेंस फ्रॉम जेड आई एक्सिस टू जेड आई प्लस वन एथ एक्सिस measured from या फिर along
एक्स आई। ठीक है, जो मैंने ऊपर ये राम कथा बोली, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं पेपर के अंदर। दूसरी बात, अल्फा आई माइनस वन क्या है? एंगल। ठीक है, ऊपर वाला डिस्टेंस था, दूसरी चीज एंगल है। एंगल फ्रॉम जेड आई टू जेड आई माइनस वन मेजर्ड अबाउट एक्स आई। एक्स आई, हाँ। ठीक है, तीसरी चीज अपनी क्या थी? डी आई। डी आई को कैसे लिखेंगे हम लोग? डी आई लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, इसके अंदर एक चीज है, एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स आई तक मेजर्ड अलोंग जेड आई। और जो अपना थीटा आई है, इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल फ्रॉम एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मेजर्ड अबाउट जेड आई। पेपर में आया, अंग्रेजी में 4 लाइन लिख के आनी पड़ेगी। और इसका जो सार है, ये मैंने ऊपर अपना बताया कि भाई साहब ये मतलब ये रखता है। इसका जो सार है, ये मैंने ऊपर बताया कि भाई साहब ये चीजें होंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई साहब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें बन रही हैं, बैठ रही हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए मैं कर रहा हूँ एक डायग्राम इंपोर्ट, क्योंकि तेरे भाई की ड्राइंग है बहुत खराब। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस चीज को जरा ऊपर ले लेते हैं, वाई बेस्ड पेज। राइट, तो एक क्वेश्चन जब भी अपनी आंखों के सामने आएगा, तो हमें सबसे पहले उसके अंदर करना है फ्रेम असाइनमेंट। राइट, अब फ्रेम असाइनमेंट क्या है? कुछ लोग कहेंगे यार फ्रेम असाइनमेंट वही चीज है जो हम लोग ने यहाँ पे की थी ना स्टार्टिंग में, कि यार ये जॉइंट है, इस जॉइंट के अबाउट ये एक्सिस है, उस एक्सिस को हम लोग कह दे रहे हैं आई माइनस वन, इस वाली एक्सिस को कह देंगे आई। तो वही जॉइंट्स के अबाउट सारी एक्सिस को निकालना, और ये जो जी एक्सिस हमने एक और क्रिएट की थी, इसे जेड एक्सिस बोलते हैं, इन्हीं सब चीज को निकालने को हम बोल देते हैं भाई फ्रेम असाइनमेंट। अब फ्रेम असाइनमेंट का सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अंग्रेजी बात में देख लेना, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। यार अपना कोई सा भी जॉइंट है, मान लो इस केस के अंदर अपना एक है जॉइंट, प्रिज्मेटिक जॉइंट है प्यारा सा। ठीक है, ये लाइन बोर्ड कैसे हटता है? अरे लाइन बोर्ड हट जा। तो ये जो अपना है प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है, इस प्रिज्मेटिक जॉइंट किस चीज के अबाउट मूव कर रहा है? किस चीज के अबाउट मूव कर रहा है? किस चीज के अबाउट ये घूम रहा है? किस चीज के अबाउट ये भाग रहा है, दौड़ रहा है? तो दिख रहा होगा ध्यान से कि यार ये इस एक्सिस के अबाउट कुछ तो कर रहा है। राइट, जो दिख रहा होगा यार इस एक्सिस के अबाउट कोई चीज तो करने की कोशिश कर रहा है, इसे हम लोग बोल देते हैं जीवन। तुम लोग कहोगे यार मैंने इसी को पॉजिटिव क्यों ली, नीचे वाले को पॉजिटिव क्यों नहीं? तुम लोग इस केस के अंदर नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि हमें ऊपर वाले को लेना है नीचे वाले को लेना है। अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं, ये अपना हो गया J1। अब यह अपना J2 और जॉइंट टू। ये जॉइंट टू यार अपना किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? ये भी अपना कुछ यार ऐसे ही एक्सिस है अपनी, ऐसी ही भी अपनी एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट भी अपना ये कुछ तो काम कर रहा है। अब हम इस केस के अंदर हमें थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ती हैं। हम लोग इस चीज को कहते हैं राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, राइट हैंड रूल भी कह लो, थंब को हटा दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं यार, अपनी फिंगर जो होती है, थंब जो होता है ना, अंगूठा हम लोग रखते हैं एक्सिस की डायरेक्शन में, और फिंगर को हम रखते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो घूमेगा। अब मान लो यार हम इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो जेड आई माइनस वन यानी कि जेड टू हो गया अपना। ठीक है, हमने इसको अगर पॉजिटिव माना, तो राइट हैंड यूज करो, फिंगर तुम्हारी इस तरीके से कर्ल हो रही होंगी। राइट, ऐसे घूम रही होगी। मान लो हमने अगली एक्सिस उठा ली, सॉरी माई मिस्टेक, शेप्स लाइन। मानो हमने ऐसा कुछ उठाया, और हम इसमें कह रहे हैं कि यार हमें नीचे वाली साइड को ना पॉजिटिव मानेंगे, जेड थ्री क्यों पॉजिटिव मानेंगे भाईजान? क्योंकि ये ना इस तरीके से कर्ल होने की बजाय, जब हम राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, ये इस तरीके से रोटेट हो रही है। राइट, ये जो एरो है ये इनटू द प्लेन वापस घूम के जाएगा,
ये वाला प्लेन वापस घूम के ऐसे रोटेट होके वापस आएगा। तो समझ में आया फ्रेम असाइनमेंट कैसे करनी है जेड एक्सिस वाली? क्या प्रिज्मेटिक जॉइंट जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस एक्सिस को मैंने ले लिया Z1। अरे यार मान लो ये कुछ थीटा 1 से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा, जिस साइड मेरी उंगली जा रही होगी उस साइड थीटा, जिस साइड अंगूठा पॉइंट कर देगा उस साइड मेरी हो जाएगी एक्सिस। अगर थीटा गिवन है, नहीं गिवन है तो अपने मर्जी से कुछ भी मान ले, अगर गिवन है तो फिर थीटा को लेके मानना है। ठीक है। इस केस के अंदर यार अपना थीटा उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा था, पता नहीं क्यों, रोबोट बनाने वाले का मन था मैं उल्टा घुमाऊंगा इसे, तो इसकी हम लोग Z3 नीचे मान लेंगे। कन्वेंशन है, फॉलो कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर मिल जाएंगे पेपर में। तो फिर अब यार हम लोग आ जाते हैं एक्स एक्सिस को निकालना है अपने को। ठीक है। तो एक्स एक्सिस निकालने के अपने दो पॉइंट होते हैं जिन्हें याद रखना है लिमिट के अंदर। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 क्या कहता है? मान लो यार अपने पास कोई एक रोबोट होता है, ये मैं अभी एक ऐसे रेवोल्यूट जॉइंट बना ले रहा हूँ, जिसकी एक्सिस हम लोग ने निकाली होती है जेड ऐसे कुछ आ रही होती है। एक रेवोल्यूट जॉइंट हम लोग का ऐसे होता है समथिंग परपेंडिकुलर, उसकी जॉइंट ऐसे निकल के आ रही होती। अगर ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हम लोग बोल देंगे ओरिजिन है। ठीक है। और मान ले जैसे कि इस केस के अंदर हो रहा है अपना, ये अपनी एक एक्सिस है, ये अपनी दूसरी एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो जैसे ऊपर वाले केस में किया था ना, एग्जाम्पल डिनोट किया था क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे I-1 एक्सिस से, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे I-1 एक्सिस से, जो कि परपेंडिकुलर होगा ऑल्सो ith एक्सिस के ऊपर। राइट। तो वही सेम काम, वही जो सेम चीज हमने ऊपर किया था, सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करना शुरू कर देंगे यार। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो, और इसका ओरिजिन, ये जो एक्सेस निकलेगी इसका स्टार्टिंग पॉइंट अपना हो जाएगा ओरिजिन। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत गया दिमाग के अंदर, चलो बढ़िया है जी। तो अब इसी चीज को क्वेश्चन के अंदर एक बार देख ले कैसे निकलेगी। यार अपनी ये जेड एक्सेस है, ये, और ये Z2 एक्सेस है, तो हम लोग पहले निकालेंगे 1 से लेके 2 के बीच में। राइट। 1 और 2 के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मान लो मैं यार यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक्सेस पे, जो कि ऑल्सो परपेंडिकुलर आ जा रहा है यार इस पॉइंट पे सेकंड एक्सेस के ऊपर, ये अपना हो जाएगा ओरिजिन। बहुत बढ़िया। अब ये भी पैरेलल वो भी पैरेलल है, Z2 Z3, सेकंड से थर्ड की तरफ देखेंगे अब। यहाँ से भाई ऐसे मान ले रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कुछ यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर अपना आ जाता है, या फिर थोड़ा सा अच्छे डायग्राम की इज्जत रखते हुए ऐसे बना देते हैं। बढ़िया। तो अब हम लोग को तीसरा स्टेप आता है अपना, थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है अपना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन लिखना पेपर के ऊपर, क्योंकि हम लोग ने निकाल लिया वो चीज, बस लिखने बाकी है। निकाल कैसे ली यार? ये वाला जो केस था ना अपना पैरेलल वाला, ठीक है, जो दो लाइन अपनी ऐसे दूर दूर से हो रखी है पैरेलल टाइप, हम लोग ने कॉमन परपेंडिकुलर इनका निकाला। ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपनी कुछ हो गई Z I-1, और ये ZI एक्सिस हो गई। ठीक है। ये जो अपनी नई लाइन निकल के आई ना परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग बोल देते हैं XI। बात खत्म। XI-1 बोलते हैं। अब मान लो दूसरा केस तुम लोग का हो जाता ये वाला, क्या दो परपेंडिकुलर थी, उन दोनों परपेंडिकुलर से ओरिजिन निकल के आया, उसका निकाल के बताना है। वो कैसे निकालेंगे यार? ये जो लाइन होगी ना Z1, ये Z1 किसी 2D प्लेन के अंदर लाइन तो लाई तो करेगी, 2D कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही एक अपनी लाइन L1 होती है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ मान ले, तो एक कोई प्लेन ये भी होगा, इस प्लेन के अंदर Z1 लाई कर रही होगी, ऐसी Z2 लाई कर रही होगी कहीं ना कहीं। इन दोनों प्लेन से के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो अपनी हो जाएगी एक्स एक्सिस इस केस के अंदर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो परपेंडिकुलर निकालेगा इन दोनों का, ये Z1 है ये Z2 है, Z1 और Z2 के परपेंडिकुलर अपनी ये वाली साइड निकल के आएगी। कहेगा पीछे क्यों नहीं गई? अरे यार अगर मान ले ये Z1 होता और पीछे वाला Z2 होता तो तू इसे पीछे डायरेक्शन में भेज देता। समझ रहा है? 1 से 2, तो ऐसा समझ, तेरा हाथ है, राइट हैंड तूने रखा अपना नीचे, Z1 है, दूसरा हाथ ले उसे 90 डिग्री पर रख अपने हाथ के जस्ट ऊपर, पाम फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, दोनों पाम को ऊपर की साइड रखो, 90 डिग्री पे मूव करके रख, ऐसे ताली बजाते उल्टी ताली बजा। तूने जब उल्टी ताली बजाई, तेरा ऊपर वाला हाथ Z2 हो गया, नीचे वाला Z1 हो गया। Z1 से Z2 की तरफ आते आते देख, तो पाम साइड से तेरी एक एक्स एक्सिस निकल के आएगी। मान ले अब तू अपने हाथ को फ्लिप कर ले, ऊपर नीचे कर ले, तो अब तेरा ऊपर वाला Z1 हो गया, नीचे वाला हाथ Z2 हो गया। तो अब नीचे वाली डायरेक्शन में तेरी एक्स एक्सिस जाएगी। थोड़ा बहुत बातों से अगर समझ पाए हो तो सही रहेगी ये चीजें, नहीं तो इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं। अब यार क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है ये Z1 है, ये अपना प्यारा सा Z2 है। Z1 और Z2 का अपने को ये परपेंडिकुलर पता चल गया, तो ये बस अपनी X1 हो गई ना, लॉजिक की बात ही खत्म होगी। अभी अपना Z2 दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा सा, ये अपना Z3 दी हुई है। Z2 और Z3 की परपेंडिकुलर अपने को पता चल चुकी है, क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भाई साहब ये है, परपेंडिकुलर पता चल चुकी, हमें उसका ओरिजिन पता चल चुका, तो नेक्स्ट एक्सिस भी पता चल गई, यार X2 ही है।
अब x3 यूजुअली यूजुअली जो अपना एंड इफेक्टर होता है, इस एंड इफेक्टर का हम लोग को एक्सेस दी रहती है क्वेश्चन के अंदर, ये फिक्स्ड प्रोवाइडेड रहती है चीजें। मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x है, यह है y, और ये z डैश मान लेते हैं, x डैश y डैश z डैश। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन में दी रहती है, अगर ना दी हो तो खुद से मान लेना कि भाई साहब एंड इफेक्टर ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, बना देना। तो इसमें हम लोग एक्स एक्सेस निकालनी होगी, ये अपनी ऐसे निकल के आ जाएगी इस डायरेक्शन में x3। ठीक है, अब आता है अपना स्टेप 4, जो कि अपना होता है वाई एक्सिस, राइट। यूजुअली डीएच पैरामीटर निकालने के लिए दो चीज से काम हो जाता है, लेकिन अगर बोल दिया जाए वाई एक्सिस कैसे निकालोगे, तो बोल देते हैं यार हम उसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल से। ठीक है, ये तुम्हारी ऐसी उंगली हो जाती है, ये तीसरी उंगली हो जाती है, तो उंगली बंद रहती है। ठीक है, बढ़िया सा डायग्राम है मुझे पता है, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि इसकी फोटो नहीं है मेरे पास अभी। जो इसके अंदर अपना थंब होता है, राइट, ये जो अपना, तुम लेफ्ट हैंड को ऐसे तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर रखो, लेफ्ट हैंड रूल अब तक तो आई गए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ चुके हो। इसे कह देते हैं हम लोग जेड एक्सिस। उसके बाद ये जो अपने सामने वाली एक्सेस होती है, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर कह देते हैं, मिडिल फिंगर अपनी होती है वाई एक्सिस, राइट, और ये अपनी होती है एक्स एक्सिस। इस कन्वेंशन को मान के हम लोग वाई एक्सिस निकाल सकते हैं आराम से। मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि यूजलेस है, मतलब ही नहीं है निकालने का। ठीक है, और एक अपना फाइनल स्टेप होता है भाई साहब, जिसे हम कहते हैं बेस को डिफाइन करना। बेस, अब बेस को हम ना यार इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें मिनिमम काम करना पड़े। जो डीएच बंदा था, इस बंदे ने ये चीज यार बनाई थी। मान ले अपना कोई रोबोट है, ये रोबोट कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, किसी भी जगह पड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन मुझे ये तो पता है, मैं एक कोई अपनी नोन एक्सेस मान सकता हूँ। मान ले मैं अपने हाथ को ही ले ले रहा हूँ, मेरा हाथ ही बना लिया मैंने, मुझे अपने हाथ की कोऑर्डिनेट तो पता है यार, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है कहाँ नहीं है, इसकी एक्स वाई और जेड चीज पता है मुझे, हाँ कि ना। तो मैं उस नोन चीज से इस रोबोटिक आर्म की कोऑर्डिनेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम लोग यार एक ऐसा कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे, ये जो फाइनल बेस वाली चीज है ना, इसे अज्यूम करते हैं, मान ली बेस है इस केस के अंदर। इस बेस के अंदर ना हम एक ऐसी एक्सेस को मानेंगे, ऐसे फ्रेम को अज्यूम करेंगे जिससे हमें मिनिमम चीजों को कैलकुलेट करना पड़े। तो कितना सही काम हो जाएगा यार कि हम लोग को पढ़ना भी ना पड़े और नंबर भी आ जाए, है कि नहीं। तो हम लोग इस के अंदर, इसके अंदर हम लोग एक ऐसी एक्सेस मानेंगे जो कि जेड एक्सेस के एकदम पैरेलल है। पैरेलल क्या, इसके ऊपर ही है भाई साहब। हम लोग एक ऐसी एक्सेस मानी, ऐसी एक्सेस जो इस जेड एक्सेस के ऊपर, और इसे हम लोग बोल देते हैं जेड नॉट। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो तू यार एक कोई सी भी लाइन खींच दे कहीं भी, मैं इस साइड खींच दे रहा हूँ, तेरा मन करे तो इधर खींच देना, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। इसे मान लेते हैं यार हम लोग एक्स नॉट है, बात खत्म। और हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से अपनी वाई नॉट डायरेक्शन निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम लोग ने बेस फिक्स कर लिया, हमें सारी एक्सेस पता चल गई, कौन सी एक्सेस क्या क्या है, बेस फिक्स कर लिया, सारी एक्सेस पता चल गई कि यार ये ऐसी एक्सेस है, ये ऐसी एक्सेस है, ये वाली एक्सेस ऐसी है कुछ। ठीक है, हमें ये पता चल गया कौन सी एक्सेस किस कैसे रोटेट कर रही है, ये वाली डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसे थीटा वो तो बोल रहे हैं, ये इधर रोटेट कर रही है। ये वाला जो जॉइंट है, ये सम कुछ D1 से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रिज्मेटिक जॉइंट है, प्रिज्मेटिक जॉइंट ऊपर नीचे मूव करता है। हमें सब चीजें पता चल गई, अब आ जाते हैं डीएच पैरामीटर के ऊपर। डीएच पैरामीटर निकालते हैं कैसे, तो उसके लिए बनेगी अपनी प्यारी सी टेबल। टेबल से हम लोग बना लेते हैं डब्बा। ठीक है, और डब्बे में डब्बा, और आ जाते हैं एक, अरे एक लाइन, अरे एक, ऐसी चीज तरह कौन चाहिए। ठीक है, इस डब्बे के अंदर हम लोग लिखेंगे हमारी एक्सेस या फिर फ्रेम, हमारी जो मर्जी लिख लेना। ये अपना हो जाएगा ए I-1 अल्फा I-1 डी आई और थीटा आई, चार पैरामीटर थे। ये अपने हैं लिंक पैरामीटर, ये हैं अपने दोनों जॉइंट पैरामीटर। लिंक पैरामीटर जॉइंट पैरामीटर क्यों कह रहा हूँ यार, जब हम लोग चीज निकाल रहे थे, अभी जो इंग्लिश हमने अंग्रेजी लिखी थी, अंग्रेजी भी चलते हैं। AI-1 को हम लोग किसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं, एक्स के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, अलॉन्ग या फिर फ्रॉम।
एक्स है क्या अपना एक्चुअली में, ध्यान से देखो इस डायग्राम में, एक्स है क्या अपना, यार ये तो लिंक की डायरेक्शन नहीं लग रही। यार जिस डायरेक्शन इस वाले में, दूसरे वाले में थोड़ा सही से दिखाएगा, यार जिस डायरेक्शन में लिंक है अपनी, उसी डायरेक्शन में x2 आ जा रही है। ऑब्जर्व किया, x3 वाली लिंक, जिस डायरेक्शन में लिंक है उस डायरेक्शन में ही x आ रही है। सोचने वाली बात है नहीं। इसलिए हम लोग कह देते हैं इसे लिंक की डिस्टेंस, या लिंक अपनी कितनी बड़ी है। दूसरी चीज, यार हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, किसके अबाउट एंगल निकाल रहे हैं, एक्स के अबाउट, एक्स क्या है, लिंक, तो ये अपना क्या हो गया, लिंक का एंगल हो गया। इस चीज को नोटिस करो, d1 डिस्टेंस फ्रॉम लिंक समथिंग टू लिंक समथिंग मेजर्ड फ्रॉम जॉइंट एक्सिस। अच्छा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं जॉइंट पैरामीटर, क्योंकि इस जॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं भाई साहब, इस जॉइंट के एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, थीटा आई। हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं किसी लिंक का, किसी लिंक से किसी एक एक्सिस के अबाउट, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं लिंक और जॉइंट पैरामीटर। थोड़ी थोड़ी बात है, कुछ कुछ क्या दिमाग में यार, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा ऊपर, बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, अपने पास कितनी, हम लोग ने जो बेस फ्रेम अज्यूम की उसके अलावा कितनी है, 1 2 3, तीन है अपने पास, तीन नंबर लिख देते हैं, 1 2 3। अब हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, जीरो फ्रेम से वन फ्रेम में जाएंगे, बेस से इसमें जाएंगे, नोन से वन में आएंगे। अब अपने पास वन नोन हो गई, तो अब वन से टू में चले गए, जैसे टू में गए टू हमें नोन हो गई, टू से थ्री वाली फ्रेम में चले गए, है कि नहीं, यही तो करना है बैठ के हम लोग को, इसके अलावा कुछ करना है नहीं, सिंपल है। तो आ जाओ टेबल भरना शुरू कर देता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यार, रंगी सी पेन उठा लेते हैं, आ जाओ। तो अब हमें बात करनी है, ये क्या था अपना, ये था हम लोग का डिस्टेंस, राइट, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक था, z0 से z1 का डिस्टेंस था अबाउट x0। डेफिनेशन पढ़ के आओ, डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यू लगा के देखना, समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम में देखते हैं, यार z एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट z1 और z0 ये जो है, इनकी क्या डिस्टेंस है, यार इनकी डिस्टेंस तो कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यार एक दूसरे के ऊपर है, दूसरे के ऊपर है तो जीरो आ जाएगी, सीधी सीधी बात, बिल्कुल। अब बात आती है एंगल की, एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, यार ये भी अपना इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हम लोग निकालेंगे एंगल z0 से z1 अबाउट x0। तो इसमें देख, यार ये z1 भी इधर पॉइंट कर रहा है, z0 भी इधर पॉइंट कर रहा है, दोनों चीजें वो एक ही तरफ पॉइंट कर रही है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो एंगल आ जाएगा भाई साहब, और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात आती है जॉइंट की, जॉइंट एक्सेस के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, ये अपनी जेड वाली एक्सेस हो गई, ये एक्सेस अपनी मूव कर रही है क्या इसी डायरेक्शन में, प्लस डी माइनस डी, हाँ एक डी1 से मूव तो कर रही है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हम लोग डी1 लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल डी1। अच्छा एक बात बता, ये जेड एक्सेस जेड1 एक्सेस के अबाउट नहीं रोटेट कर रही है क्या, जेड1 एक्सेस के अबाउट रोटेट कहाँ कर रही है सर, तो मूव कर रही है ऊपर नीचे, घूम तो रही नहीं है, तो जब घूम नहीं रही है इसे जीरो लिख देंगे। ये बन गई अपनी फ्रेम जीरो से फ्रेम वन के अंदर चारों डीएच पैरामीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रेम वन से फ्रेम टू में, ये अपना फ्रेम वन था, ये फ्रेम टू है, फ्रेम वन से फ्रेम टू के बीच में देखते हैं यार, हमारा जो सॉरी, जो अपना डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, लिंक का डिस्टेंस है, z1 से लेके z2 में अबाउट x1, x1 क्या है इसके अंदर, x1 दिख रहा होगा यार, ये इसके अबाउट, ये और ये के बीच में, इस z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो दिखने में थोड़ा थोड़ा यार इस लिंक L1 के बराबर लग रहा है, जितनी बड़ी लिंक है उतनी दूर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में, है कि नहीं, तो हम लोग इसे आराम से L1 लिख सकते हैं, यार L1 डिस्टेंस से दूर है। अच्छा रोटेशन की बात कर देते हैं, मान ली इस एक्सिस को उठा के इसके ऊपर लेके आएगा, या फिर Z2 को उठा के इसके ऊपर लेके जाए, ये ज्यादा सही अप्रोच है। तो Z2 को उठा के जब हम इसके ऊपर लेके गए, हमने देखा यार Z2 भी उधर ही पॉइंट कर रही है जिधर Z1 पॉइंट कर रही है, Z2 भी उधर पॉइंट कर रही है जिधर Z1 पॉइंट कर रही है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल जीरो। तीसरी बात, आ जाते हैं अब D1 पे, D1 क्या कहता है यार अपना, ये अपना कहता है जॉइंट के बारे में बात करता है, जॉइंट की डिस्टेंस, ये जो जॉइंट है अपना Z2, ये Z2 के अबाउट कुछ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, नहीं यार किसी डिस्टेंस से मूव तो नहीं कर रहा, वहीं पे रुका हुआ है जहां पे बैठा हुआ था, तो जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात। अच्छा ये रोटेट कर रहा है क्या उस एक्सिस के अबाउट, अरे थीटा वन से रोटेट तो कर रहा है, तो यहाँ थीटा वन लिख देंगे, प्लेन एज डे। अच्छा तीसरी बात पे आ जाते हैं यार, Z3 एक्सिस उठा लेते हैं, Z2 एक्सिस उठा लेते हैं, अब सेकंड से थर्ड फ्रेम में, सेकंड से थर्ड फ्रेम के बाद करते हैं, इससे इस फ्रेम में आते हैं, तो देखते हैं यार अपनी जो जेड एक्सिस है ना, डिस्टेंस, ये अपनी इस वाली लिंक के बराबर है, फिर से निकल के आ रही है,
इस लिंक को हम क्या कहते हैं, इस लिंक को हम कह देते हैं L2 है ये कुछ, ठीक है, L2 लिंक है ये कुछ। तो ये L2 लिंक के बराबर हो रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे L2 लिंक के बराबर है। अच्छा, कुछ एंगल हो रहा है क्या इनके बीच में? यार एंगल दिख तो रहा है मुझे, कैसे दिख रहा है? ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। एंगल तो है भाई साहब इनके बीच में कुछ ना कुछ। और वो एंगल क्या है? एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई। पाई नहीं लिखना, तुम्हें 180 डिग्री कितना है, 180 डिग्री लिख लो, तुम्हारी मर्जी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर, कि ये तो एक लिंक है भाई साहब, लिंक लिंक लिंक। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? अपनी बात हो रही थी इस लिंक एक्सेस के बारे में। लिंक एक्सेस अपनी घूम रही है, मूव कर रही है क्या? यार मूव तो नहीं कर रही, स्टेशनरी है, जीरो। क्या रोटेट कर रही है? हाँ, थीटा टू से रोटेट कर रही है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? पॉजिटिव थीटा आएगा, नेगेटिव थीटा आएगा? मेरे हिसाब से ये जो थीटा आएगा, ये अपना थीटा टू ही आएगा। सिंपल प्लेन नहीं, ये अपना माइनस थीटा टू आएगा। माइनस क्यों आएगा? अरे यार तू ये देख तो सही, एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में। काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। अरे यार ये तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे देखना है यार, क्यों नहीं पढ़ा होगा? ये ग्राफ देखा होगा, इसमें एक्स एक्सेस रहती है, वाई एक्सेस रहती है, माइनस एक्स एक्सेस रहती है, माइनस वाई एक्सेस रहती है। बिल्कुल। अपने हाथ पे घड़ी लेके आ, जब हम इधर से इधर मूव करते हैं, हम कहते हैं 90 डिग्री मूव किया। हम इधर से इधर आते हैं, फिर कहते हैं 90 मूव किया। इधर से इधर 90, इधर से इधर 90। ये सब पॉजिटिव होता है ना? जबकि अगर हम इधर से इधर आते हैं तो हम कहते हैं यार 360 में से ना 270 माइनस कर दो, 90 माइनस कर दो, राइट? माइनस 90 डिग्री बोलते हैं ना इसे। या तो तुम इसे बोलो माइनस 90 डिग्री, या तो इसे बोलो यार 270 डिग्री। तो ये इस केस के अंदर एक्स टू एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब तुम बोल गए यार बात बताई नहीं, अब बता रहा हूँ ना यार ये बात, कि भाई मान ली तेरी एक्स वन और एक्स टू एक्सिस है, ठीक है, इन दो एक्सिस को पकड़, एक्स वन एक्स टू को, ये जॉइंट है। अच्छा, ये जब जॉइंट घूमेगा तो ये लिंक क्लॉकवाइज घूम रही है एक्स टू वाली, एक्स वन के रिस्पेक्ट में एक्स टू वाली लिंक क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसे मानोगे यार ये पॉजिटिव है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसे मानोगे ये नेगेटिव में घूम रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव थीटा टू आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इस एक क्वेश्चन से ना तेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। प्रिज्मेटिक वाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला, राइट हैंड थंब रूल भी यूज हो जा रहा है कि भाई साहब डायरेक्शन पता लगानी है, अगर थीटा दिया है नहीं दिया तो ऐसे निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर ले अगर वाई एक्सेस निकालनी है। लास्ट में ये भी फिक्स कर दिए हैं फ्रेम, ताकि टू से थ्री से फाइनल वाले भी अगर तुझे निकालनी हो तो वो भी निकाल ले तो आराम से बैठ के। तो इतनी सब चीजें निकालने के बाद ये वाली क्यों दी? यार जब तू, ये वाली इसलिए दी गई थी भाई, ताकि जो तेरी जेड थ्री एक्सेस है ना, और ये जेड डैश एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस तो तभी निकलेगी जब तेरे पास ये दो जेड एक्सेस रहेंगी। इसलिए थर्ड वाली ये जरूरी थी। दैट्स व्हाई हम लोग को लास्ट वाला फ्रेम भी नोन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार एक्चुएटर का फ्रेम नहीं पता, क्या फर्क पड़ रहा है? यार पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक अज्यूम करो, लेकिन अगर ये फ्रेम नहीं पता होगा ना तो ये एक्स एक्सेस नहीं निकाल पाओगे लास्ट वाली, फिर ये एक फ्रेम छूटेगा तुम्हारा। तो फिर तुम्हें यहीं पे आके रुकना पड़ेगा, समझे? थोड़ी बात आई दिमाग के अंदर कि लास्ट एक्चुएटर वाला फ्रेम क्यों गिवन रहता है क्वेश्चन के अंदर? अगर गिवन नहीं है तो फिर यहीं पे सॉल्व कर देना या अज्यूम कर लेना, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि अज्यूम कर लो या फिर वहीं तक सॉल्व करो। ठीक है, अभी अपनी डीएस टेबल क्रिएट होके इस डीएस टेबल का फायदा क्या है? भाई फायदा बहुत सारे हैं इस डीएस टेबल के। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाने का बड़ा फायदा है भाई, इससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इजीली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाती है। क्या हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना रहे हैं? आयत माइनस वन फ्रेम से लेके आयत फ्रेम के बीच में। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, तुम फॉर्मूला रट लो, वही एक इलाज है। नहीं तो समझ के करने में तो मुझे भी समय लगा था। कॉस थीटा आई, उसके बाद आता है माइनस साइन थीटा आई, उसके बाद आ जाता है जीरो, और उसके बाद आ जाता है ए, जो पैरामीटर हम लोग ने निकाला, आई माइनस वन। दूसरी लाइन में आ जाता है साइन थीटा आई कॉस एल्फा आई माइनस वन। फिर कॉस थीटा आई कॉस एल्फा आई माइनस वन। उसके बाद आ जाता है अपना माइनस साइन एल्फा आई माइनस वन। उसके बाद माइनस साइन एल्फा आई
-1 कैपिटल डी आई साइन थीटा आई साइन सॉरी साइन अल्फा आई -1 कॉस थीटा आई साइन अल्फा आई -1 कॉस अल्फा आई -1 कॉस अल्फा आई -1 डी आई। ठीक है, लास्ट की तीन चीजें रहती है अपनी 0 0 0, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को तुम थोड़ा सा तोड़ोगे, यहाँ से ऐसे तीन तोड़ो, यहाँ से ऐसे तीन तोड़ो, ये बता देती है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, रोटेशन रोटेशनल मैट्रिक्स है अपनी ये। थोड़ा लास्ट से यहाँ से बी से ब्रेक करोगे ना, ये आ जाएगी तुम्हारी रोटेशन मैट्रिक्स। अब तुम लोग को रोटेशन मैट्रिक्स निकालना सिखाई गई होगी तो तुम वैसे निकाल लो, नहीं तो ये फॉर्मूला रट लो, ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। हम इसे कह सकते हैं भाई रोटेशन मैट्रिक्स या ओरिएंटेशन ऑफ मैनिपुलेटर, और ये हो जाती है अपनी पोजीशन ऑफ मैनिपुलेटर। ठीक है, बस ये जो वैल्यूज निकाली यार हमने, इन सारी वैल्यूज को डालते रहो, तुम्हारी फर्स्ट फ्रेम से सेकंड फ्रेम आ जाएगी, सेकंड से थर्ड फ्रेम आ जाएगी, थर्ड फ्रेम से फर्स्ट जीरो से वन आ जाएगी, वन से टू आ जाएगी, टू से थर्ड फ्रेम आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को निकालने के बाद हमें लास्ट में एक काम और करना होता है, जिसके लिए हमें लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेटर, वो है थोड़ी सी फॉर्मुला बेस्ड चीज। मान लो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है, किस फ्रेम से किस फ्रेम के बीच में निकाल सकते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी थी जीरो से फ्रेम से लेकर थर्ड फ्रेम के बीच में, मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करेंगे हम लोग थोड़ी सी। तो ये कह सकते हैं यार, जीरो से वन, वन से टू, और जो टू से तीन वाली निकाली, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो अपनी ये निकल के आ जाएगी, और ये जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ये अपना होगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जो हमें लगेगा समय सॉल्व करने में पेपर के अंदर। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अंग्रेजी भी लिख के आनी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में लेके बैठना अगर किसी भी पेपर में जा रहे हो और अलाउड है तो। नहीं तो फिर बाकी तुम्हारी मर्जी यार, मैं क्या ही बोलूँ इसके अंदर, है कि नहीं? तो एक बार रिकैप कर ले कुछ, क्या हम लोग ने क्या क्या किया, छोटे से में रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही छोटे से में। ठीक है, तो ऊपर ही चलते हैं यार इस चीज के लिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया यार, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग ने किए फ्रेम असाइन। ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करके हम लोग ने सारे फ्रेम असाइन किए कि कौन सी चीज एक्स जेड एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके बाद हम लोग ने लगाए फाइंड आउट किए सारे डीएच पैरामीटर कि अच्छा ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू जीरो से वन फ्रेम में जाओगे तो लिंक लेंथ क्या है, लिंक ट्विस्ट क्या है, लिंक ऑफसेट क्या है, जॉइंट एंगल क्या है। ठीक है, वन से टू फ्रेम में जाओगे तो फिर सबकी वैल्यूज निकाली और एक टेबल हम लोग ने क्रिएट कर ली प्रॉपर तरीके से, और उसके अंदर सारी वैल्यूज को नीचे लिख लिया, क्योंकि हम लोग ने ये काम यहाँ पे किया प्रॉपर बैठ के। उसके बाद हम लोग ने निकाल लिया मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला था, कॉपी में सही से लिख लेना थोड़ा सा, और इस फॉर्मूले को रट लेना, याद से रट लेना। ये जो फॉर्मूला याद हो गया ना, सारी वैल्यूज को डालना कि मैंने मान ले थीटा वन की अभी मैं निकाल रहा हूँ जीरो फ्रेम से वन फ्रेम के अंदर, जीरो फ्रेम से वन फ्रेम के अंदर थीटा वन की वैल्यू है जीरो, जीरो डाली, जीरो डाली। यहाँ पे अल्फा आई माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो डाली, थीटा वन जीरो डाला, अल्फा आई माइनस वन जीरो डाला, थीटा वन जीरो, अल्फा आई माइनस वन जीरो, अल्फा आई माइनस वन जीरो, ये जीरो, डी आई की वैल्यू डी वन थी, डी वन यहाँ जाएगी, फिर ऐसे ही यहाँ पे कर देना, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एक मैट्रिक्स निकल के आई अपनी। उसके बाद ऐसी दूसरी मैट्रिक्स निकल गई, तीनों मैट्रिक्स निकल जाएंगी, जब तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स टू, मैट्रिक्स थ्री, तो अपनी जीरो फ्रेम से थर्ड फ्रेम की मैट्रिक्स डायरेक्टली निकल के आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो हमें निकालनी थी और जो ऑब्जेक्टिव था इस डीएस पैरामीटर का। समझे? चलो धन्यवाद, क्वेश्चन को रिवाइज करना नोट्स में डाल दूंगा यार। ठीक है, जो अंग्रेजी अंग्रेजी मैंने यहाँ पे भी लिखी है थोड़ी बहुत, ये भी मैं नीचे गूगल ड्राइव पे लिंक डाल दूंगा थोड़ी देर में, वहां से तुम लोग देख लेना चीजें, इस सीट को भी डाल दूंगा एक बार के लिए, कुछ पढ़ पाए तो पढ़ लेना इसमें से। मिलते हैं फिर तब किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।